नमस्कार, वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस, जिसके अंतर्गत हम कवर कर रहे थे हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो रहेगा किसके बारे में, पदार्थ या फिर मैटर के बारे में। ठीक है, तो कल हमने इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड की थी। ठीक है, और जाना था कि तत्व क्या होते हैं। ठीक है, फिर आज इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे कि जो तत्व हैं वो फर्दर कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन से? धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, और साथ ही जानेंगे इनके बीच के अंतर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है कि धातु और अधातु में अंतर। ठीक है, डिफरेंस दे रखा है इनके बीच में। ठीक है, किस आधार पर? भौतिक आधार पर, मतलब फिजिकल, कि आप इनको देखकर बता सकते हो कि ये धातु है या अधातु है। ठीक है, तो उस आधार पर बताना है। तो एक तरफ दे रखी है इनकी विशेषता, और एक तरफ दे रखा है धातु, और एक तरफ दे रखी है अधातु। ठीक है, तो मेटल और नॉन मेटल। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अवस्था की, फेज की। ठीक है, तो जितने भी मेरे मेटल होंगे, जितनी भी मेरे धातुएं होती हैं, वो सारी की सारी किस अवस्था में पाई जाती हैं? सॉलिड अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्शन है उसमें एक, और एक्सेप्शन वो कौन सा है? पारा। पारा एकमात्र ऐसी अधातु है जो आपको किस अवस्था में मिलेगी? तरल अवस्था में देखने को मिलेगी। बाकी कोई भी धातु जो होगी वो गैसीय अवस्था में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ से 2 पॉइंट याद रख लेना कि जितनी भी धातु हैं वो कैसी अवस्था में मिलेगी? मेरे को ठोस अवस्था में देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट किसके? पारा। और पारा किस अवस्था में मिलेगा मेरे को? तरल अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नॉन मेटल, अधातु। तो जो अधातुएं होती हैं ये तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस भी हो सकती हैं, द्रव भी हो सकती हैं, और गैस भी हो सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक पॉइंटर याद रखना है, क्या है कि एकमात्र ऐसी अधातु है, ऐसा नॉन मेटल है, ठीक है, जो किस में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? ब्रोमीन। ठीक है, तो इधर पारा वो क्या है? एक धातु, और इधर है ब्रोमीन, वो क्या है? एक अधातु। दोनों के दोनों किस अवस्था में पाए जाते हैं? ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहीं से आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा अगर दिमाग चल रहा होगा तो। अगर वो पूछ लेगा कि कितने ऐसे तत्व हैं जो तरल अवस्था में पाए जाते हैं, तो तत्व के अंतर्गत ये दोनों ही आएंगे, क्योंकि तत्व धातु भी है और तत्व अधातु भी है। ठीक है, तो कितने ऐसे तत्व हो गए जो तरल अवस्था में पाए जाएंगे? तो वो हो गए 2। कौन कौन से हो गए? पारा और ब्रोमीन। ठीक है, अगर सेपरेट पूछा तब क्या होगा, और अगर एक साथ पूछा तब क्या होगा। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या ये जो धातुएं होती हैं अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देती हैं, पास होने देती है? तो जहाँ आंसर आएगा बिल्कुल हाँ। तो जितनी भी धातुएं होती हैं, जितने भी मेटल होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ध्यान रख लेना, सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर एक एक्सेप्शन है इसमें, अपवाद है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? लेड या फिर शीशा, आम भाषा में शीशा। देखने वाला शीशा नहीं, ठीक है, मेटल है, लेड है। ठीक है, जिसका सिंबल होगा पीबी। आगे पढ़ेंगे सिंबल्स के बारे में, बकायदा सेपरेटली एक चैप्टर है। ठीक है, तो ये जो लेड है, ये ध्यान रख लेना, ये धातु है, और ये विद्युत की क्या है? कुचालक है, बैड कंडक्टर है। तो अपने में से करंट को पास होने नहीं देता। बस इतना याद रख लेना कि जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? गुड कंडक्टर है, एक्सेप्ट किसके? लेड के। ठीक है, फिर ऐसे ही अधातुएं हैं, तो अधातुएं जो हैं वो विद्युत की क्या है? कुचालक है। ठीक है, बैड कंडक्टर है। लेकिन एक्सेप्ट, यहाँ भी एक्सेप्शन आएगा एक, ग्रेफाइट। ठीक है, वो क्या है? एकमात्र सुचालक अधातु है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन क्या है? नॉन मेटल। उसका नाम क्या आएगा? ग्रेफाइट। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल में कौन सा आएगा? लेड आएगा। ठीक है, तो साथ साथ डिफरेंस करते चलना, एक्सेप्शंस के क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से। ठीक है, उसके बाद है हीट। तो ये दोनों कह रहा मैं कि जो धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं? ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, अपने में से ऊष्मा को क्या होने देती हैं? गुजरने देती है। तो देखा होगा आपने लोहा, या घरों में जो चिमटा वगैरह होगा। ठीक है, कभी आपने अगर गांव वगैरह में रहते होगे तो बचपन में अगर चूल्हे में डाला होगा चिमटा, तो एक साइड से गर्म करते थे हम, तो धीरे धीरे करते 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 लास्ट एंड तक गर्म हो जाता था। ठीक है, अब वो किसका बना हुआ है? वो किसका बना हुआ है? लोहे का बना हुआ है। तो लोहे का बना हुआ है, तो आग यहाँ पर जल रही है, तो धीरे 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 एनर्जी क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। बस वही है। तो हीट की ये भी क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, और ये क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है तन्यता, डक्टिलिटी। अब ये क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? धातुओं को पीट पीट कर किसके रूप में कन्वर्ट करा जाता है? तारों के रूप में। ठीक है, तारों, या फिर इनको बोला जाता है वायर। ठीक है, तो त से तन्य, त और त से तारे। ठीक है, बस ऐसे याद रख लेना।
हो गया क्लियर। तो अब धातुएं जो हैं वो ऐसा गुण प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि धातुओं को हम पीट पीट के किस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तन्यता मतलब क्या बोलते हैं इनको, तारों के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ, तो धातुएं जो हैं वो क्या करती हैं, तन्यता का गुण प्रदर्शित करती हैं। वहीं पर अधातुएं जो हैं वो तन्यता का गुण, डक्टिलिटी का गुण जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करते। ठीक है, एक अगर एनसीईआरटी वैसे तो आएगा आगे, तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है 10th क्लास की एनसीईआरटी में, ठीक है, क्योंकि मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर वहाँ पर है। तो वहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि जो 2 ग्राम सोना होता है ना, 2 ग्राम सोना, इससे हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो देखो इतना तन्य होता है, इतना डक्टिल होता है सोना। ठीक है, हो गया। तो तन्यता ध्यान रख लेना, धातुएं जो हैं वो तन्यता का गुण क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। तन्यता का मतलब तारों में कन्वर्ट करना। उसके बाद आता है आघात वर्ध्यता, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है, अब यह तो तन्यता का मतलब तारे, ठीक है, आघात वर्ध्यता का मतलब आ जाएगा चादर या फिर शीट के रूप में कन्वर्ट करना। क्लियर। तो तन्य तारे और आघात वर्ध्यता मतलब चादर। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसे खुरपा देखा होगा, कसी देखी होगी, ठीक है, जिसको, और आप लोगों ने चम्मच देखा होगा, शेप देखो ना उसकी, तो कैसी है, एकदम थोड़ी शीट की तरह है, मतलब प्लेन है, सपाट है, इस तरह से। ठीक है, तो ये गुण है, इसको ही बोला जाता है आघात वर्ध्यता। तो धातुओं को जब हम पीटते हैं तो उनको हम चादर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो धातुएं होती हैं वो तन्यता का गुण क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। वहीं पर जो अधातुएं होती हैं वो ऐसा कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं करती। क्लियर। तो ये जो हमने पढ़ा है धातु और अधातु के बीच में अंतर, ये किस आधार पर पढ़ा है, फिजिकल आधार पर पढ़ा है, मतलब भौतिक रूप से जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक। अब देखिए धातुओं से संबंधित कुछ और प्रश्न है। तो जैसे आते हैं एग्जाम में कि सबसे कठोर धातु कौन सी है। ठीक है, सबसे जो कठोर धातु होती है वो होती है क्रोमियम। ठीक है, सिंबल आएगा इसका Cr, पढ़ाऊंगा सिंबल बकायदा, एक अलग से चैप्टर बनेगा, डेडिकेटेड चैप्टर उसी के लिए है। ठीक है, तो क्रोमियम तो इसीलिए इतना मजबूत है, इतना कठोर है, इसीलिए हम इसका जो इस्तेमाल करा जाता है वो कहाँ जर किया जाता है, कीज बनाने में, लॉक्स बनाने में, ठीक है, ताला चाबी बनाने में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब मॉडर्न जो ताले वगैरह बन रहे हैं वो इसी मेटल से बन रहे हैं। इसके अलावा सबसे जो डक्टिल मेटल है, सबसे तन्य धातु, वो कौन सा है, सोना। ठीक है, फिर उसके अलावा सबसे नरम, सबसे सॉफ्ट जो मेटल है वो कौन सा है मेरा, सोडियम है। इसको आसानी से किससे काटा जा सकता है, चाकू वगैरह से काटा जा सकता है। इसी के साथ अगर आप एक और लिख सकते हो इसके साथ, तो उसका नाम है पोटाशियम। क्लियर। इसके अलावा देखिए सबसे महंगी जो है, सबसे महंगी धातु, ठीक है, उसका नाम क्या आएगा, प्लेटिनम। ये किताब के बेस पे कह रहा हूँ मैं, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो कुछ और मेटल आएगा, ठीक है, रुबिडियम करके ऐसा कुछ आएगा। क्लियर। सबसे सस्ती जो है, सबसे मतलब चीप जो है, ठीक है, वो रहेगा हमारे पास कौन सा, लोहा, या जिसको बोला जाता है आयरन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद आती है सबसे हल्की। ठीक है, तो सबसे लाइटेस्ट जो होगी वो रहेगी मेरे पास कौन सी है, लिथियम। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और आतेगा इसके साथ कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आएगा लिथियम। ठीक है, तो अब तो जो फ़ोन आने लगे उनमें तो बैटरी जो है मतलब फ़ोन ओपन नहीं होते इतनी जल्दी। पहले समय में जो फ़ोन आते थे 2020 से पहले के, आपने देखा होगा उसका पीछे का ढक्कन निकाला जा सकता था, फिर फ़ोन की बैटरी भी निकालते थे, उस पर लिखा जाता था लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, तो ध्यान रखना मोबाइल फ़ोन के लिए जो बैटरी है वो मतलब किस धातु की बनाई जाती है, तो ध्यान रखना लिथियम। ठीक है, उसके बाद सबसे हैवी जो आएगा, ठीक है, वो आएगा ओस्मियम, सबसे भारी जो धातु आएगी। ठीक है, फिर अब एक आएगी आशा धातु और एक आएगी भविष्य की धातु। ठीक है, एक आएगा मेटल ऑफ होप और एक आएगा मेटल ऑफ फ्यूचर। इनके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो इनके लिए मैंने अलग से एक पेज बना रखा है। ठीक है, तो दोनों में कन्फ्यूजन जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, एक आशा धातु और एक भविष्य की धातु। ठीक है, उसके बाद आएगा सबसे रिएक्टिव अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, जो रिएक्ट ज़्यादा करती है, तो वो आएगा सोडियम और पोटाशियम। इसीलिए इन दोनों को, ठीक है, इतने ज़्यादा रिएक्टिव है, अगर हमने इनको खुले में छोड़ दिया तो ये हवा के साथ क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और पानी में फेंकने पे तो आग ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो मतलब रिएक्शन इनकी बड़ी जल्दी फास्ट है, इसीलिए इनको क्या रखा जाता है, मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक, फिर उसके बाद है ऑटोमोबाइल की बैटरी, जो आजकल बैटरी वगैरह बनते हैं ना, चाहे वो गाड़ियों की हो, बाइक की हो, कारों की हो, इनफैक्ट जो घरों में हम इन्वर्टर वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो बैटरी रखे जाते हैं उन सब में जो यूज़ किया जाता है वो क्या यूज़ किया जाता है, शीशा यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे ब्लड में पाई जाती है उस मेटल का नाम, उसका सबको पता होगा, उस मेटल का नाम क्या है, लोहा।
क्लियर। और लास्ट में जो आता है वो आता है डेंटल मेटल। डेंटल मेटल का मतलब होता है जब हमारे मान लो आंत वगैरह में कीड़ा वगैरह लग जाता है तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे खोखली होने लगती है, खोखली होने लग जाती है। तो अब उसको भरने के लिए आम भाषा में क्या बोला जाता है उसको कि डॉक्टर के पास चले जाओ, मसाला भरवा के लाओ। अब उस मसाले का ही नाम है ये, दरअसल में इसको क्या बोला जाता है, डेंटल मेटल। तो डेंटल मेटल के अंतर्गत क्या क्या आता है, पारा आता है, चांदी आता है, टीन आता है और क्या आता है, कॉपर आता है। तो ये ध्यान रख लेना, इसको बोला जाता है डेंटल मेटल। क्लियर। फिर इसी तरह आते हैं अधातुओं से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। अधातुओं से तो सबसे जो कठोर धातु रहेगी वो क्या रहेगी, हीरा रहेगी। अब यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन को घुमा दूं कि बताइए सबसे कठोर जो तत्व है, तो आपने धातु पढ़ी कौन सी, सबसे कठोर क्रोमियम। आपने अधातु पढ़ ली कौन सी, हीरा। दोनों किसके अंतर्गत आएंगे, ये तत्व के, क्योंकि धातुएं सॉरी तत्व दोनों होंगे, धातु भी हो सकती हैं और अधातु भी हो सकती है। ठीक है, तो तत्व का जब क्वेश्चन आएगा तो क्या लगाओगे, सबसे कठोर तत्व जो आएगा वो क्या निकल कर आएगा, हीरा या फिर डायमंड। ठीक है, सबसे महंगा भी कौन सा आएगा, हीरा ही आएगा। सबसे सस्ता जो है, आपको उसके लिए कुछ भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लोहा खरीदने जाओगे तो पैसा देना पड़ेगा, इतने रुपए क्विंटल है, इतने हैं। ठीक है, लेकिन सबसे सस्ता जो तत्व है हमारे पृथ्वी पर तो वो दो हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78 और ऑक्सीजन की मात्रा 20 या 21 के आसपास। तो आपको तो इसके लिए 1 रुपया भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी ज़्यादा है हमारे पास ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे सस्ता, सबसे चीप। उसके बाद सबसे भारी जो अधातु है वो कौन सी है, रेडोन। ये कहाँ पाई जाती है, ये गैस है। ठीक है, तो ये पाई जाती है पृथ्वी के गर्भ में। ठीक है, मतलब पृथ्वी के डेप्थ में पाई जाती है। और ये गैस तब रिलीज होती है जब ज्वालामुखी वगैरह या फिर भूकंप आना होता है, तब उसका ये इंडिकेशन की तरह ये कार्य करती है। और सबसे जो हल्की गैस, सबसे जो हल्की अधातु है वो कौन कौन सी है, हाइड्रोजन और हीलियम। ये हमें मिलेगी हमारे वायुमंडल में ऊपर, अंतरिक्ष में मिलेगी। इतनी हल्की है कि वायुमंडल में ऊपर तैरती रहती हैं। ठीक है, तो हमने ये गैसें क्यों पढ़ी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि धातुएं जो हैं तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों अवस्था में देखने को मिलती है। ठीक, अब आता है कुछ गैसों से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो गैसों से संबंधित प्रश्न है तो किसके अंतर्गत आएंगे, वो अधातुओं के अंतर्गत ही आएंगे, नॉन मेटल के अंतर्गत ही आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, हमारी जो आवर्त सारणी है, उसमें जो टोटल एलिमेंट हैं कितने थे, 118। इन 118 में से मात्र 11 ही जो हैं वो किस अवस्था में मिलेंगे, मेरे को गैसीय अवस्था में देखने को मिलेंगे। तो याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, तो 118 थे, 118 में से 94 मतलब नेचुरल थे, 24 आर्टिफिशियल थे। अब इनमें से भी ध्यान रख लेना 11 जो हैं वो कैसे देखने को मिलेंगे, मेरे को गैसीय अवस्था में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनके नाम दे रखे हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडोन और क्लोरीन। ठीक है, इन 11 में से 6 को बोला जाता है नोबल गैसें। ठीक है, नोबल गैसें, यह नहीं बोला जाता है निष्क्रिय, अक्रिय या फिर ग्रुप 18 या फिर 0 ग्रुप गैसें बोला जाता है। तो सारे के सारे ये नोबल गैसों के ही क्या है, ये नाम है। तो कौन कौन सी है नोबल गैसें, तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनन हो गया और रेडोन हो गया। तो आपने जो पीरियोडिक टेबल देखा होगा, ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे करके बना है हमारा। ठीक है, तो इस तरफ से करके, तो इस तरफ हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन है, फिर इस तरफ हीलियम है। तो हीलियम वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है यही हमारा क्या है, ग्रुप 18। तो ऐसे करके अगर आप सीक्वेंस करते चलोगे, 1 2 3 4 5 करते ऐसे डलते करते चलोगे यहाँ पर, तो ये टोटल जो ग्रुप आएंगे वो कितने आएंगे, 18 आएंगे। और इधर को अगर देखा जाए, इनको बोला जाता है पीरियड। ठीक है, और ये पीरियड कितने हैं, उसमें 7 पीरियड है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि आवर्त सारणी में ग्रुप कितने हैं और पीरियड कितने हैं। ठीक है, तो नोबल गैसों के जो खोज करता है तो उनका नाम भी याद रख लेना, साइंटिस्ट का नाम है विलियम रामसे। अब आता है वायुमंडल में पाए जाने वाली कुछ नोबल गैस हैं, तो उनके बारे में छोटे छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, तो वायुमंडल में जो नोबल गैस पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाने वाली वो जो नोबल गैस है उसका नाम क्या है, आर्गन है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना क्या नाम है उसका, आर्गन। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, फिर उसके बाद आता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये ध्यान रखना ऐसे करके। ठीक, तो नाइट्रोजन आती है पहले, फिर आता है हमारे पास ऑक्सीजन, फिर आता है हमारे पास आर्गन। ठीक है, नोआ CN पढ़ते हैं, ऐसे कुछ ट्रिक है, ये हम पढ़ेंगे जब हम वायुमंडल पढ़ेंगे ना, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ट्रिकें बताऊंगा कि कैसे याद की जाती है कैसे नहीं। ठीक, तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक पाए जाने वाली नोबल गैस है उसका नाम क्या है, आर्गन। ठीक है, वायुमंडल में ना पाए जाने वाली, एटमॉस्फेयर में ना पाए जाने वाली, कहाँ पाई जाती है, पृथ्वी के भूगर्भ में, तो वो कौन सी है, रेडोन।
ठीक है। तो ज्वालामुखी इरप्शन होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, उद्गार होगा, तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, उसका नाम है रेडोन। ठीक है। कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो उसका नाम भी क्या है, रेडोन। ठीक है। विद्युत संकेत देने के लिए, अगर आपने देखा होगा कई बार हवाई जहाज की लैंडिंग करवानी होती है, तो हवाई जहाज की जब लैंडिंग करवानी होती है रात के समय में, तो एक व्यक्ति जो है हाथ में अपने स्टिक लेके खड़ा हो जाता है। ठीक है। वो स्टिक जो है वो चमकीली चमकीली है, तो उसमें दरअसल में जो गैस होती है वो कौन सी होती है, नियॉन वगैरह होती है। ठीक है। फिर उसके बाद है गुब्बारों में और युद्ध पोतों, ठीक है, वायु पोतों में, ठीक है, क्या कह रहा है, गुब्बारों में और वायुयानों में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है। तो दरअसल में देखो अब कई जगह तो हीलियम दे रखा है, लेकिन आप जब इसका आंसर गूगल करोगे तो अब जो आंसर निकल कर आता है वो आता है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये माइनस में, -240 के आसपास ऐसा कुछ है। ठीक है। मतलब ये जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकती है गैस, ऐसी है ये, मतलब झेल सकती है उन परिस्थितियों को भी। ठीक है। इसलिए वायुयान के टायरों में इस गैस को भरा जाता है। ठीक है। तो याद रख लेना, गुब्बारे हो गए या फिर वायुयान, गुब्बारों में भरना है तो हीलियम भर सकते हैं, लेकिन वायुयान की जब बात आएगी अब तो आपने प्रेफरेंस देनी है किसको, अब नाइट्रोजन को। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर है क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो आप इस गैस को ऐसे रीजन में इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ही कम होगा, तो वहाँ भी आप वायुयान इजीली क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। ठीक है। तो आपके टायरों पर कोई असर उसका नहीं पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आते हैं जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बल्ब होते हैं ना। ठीक है। आज तो अब तो आने बंद हो गया, अब तो एलईडी वगैरह आने लगी। ठीक है। तो पुराने समय में एक 10 रुपये का बल्ब आता था। ठीक है। पीले पीले से रंग का रोशनी होती थी उसमें, तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती थी दरअसल में, तो उसमें हो जाती थी आर्गन, और उस आर्गन के साथ भरी जाती थी उसमें कौन सी गैस, नाइट्रोजन। क्लियर। फिर इसके बाद आता है गोताखोरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले गैस सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है। तो गोताखोर का जो सिलेंडर होगा या हॉस्पिटल में जो सिलेंडर हम यूज़ करते हैं उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। ठीक है। जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं, तो ऑक्सीजन तो होगी ही होगी, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस होगी, हीलियम। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वो प्योर ऑक्सीजन के लिए नहीं बने। अभी भी हम अगर खुले वायुमंडल में सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ हम अन्य गैसें भी ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें आदत है अन्य गैसें, पर हमारे जो काम की गैस है वो हमारे ब्लड को पता है कि हम, मेरे को इसमें से ऑक्सीजन लेनी है। ठीक है। तो वो लेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, ऑक्सीजन लेगा, बाकी सबको क्या कर देगा, वो रिलीज कर देगा। तो इसी तरह जो प्योर ऑक्सीजन है उसके लिए हमारे लंग्स नहीं बने। क्लियर। बाकी नोट में मैंने डाल दिया है कि तरल अवस्था में पाए जाने वाले तत्व दो ही हैं, पारा और ब्रोमीन, और सबसे का जो कठोर तत्व है वो कौन सा है, हीरा है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए ये वाला कि भविष्य की धातु, मेटल ऑफ फ्यूचर। ठीक है। तो ये किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है। ठीक है। यह हल्की है, मजबूत है, और क्या होती है, ये जंग रोधी होती है, मतलब एंटी कोरूजन होती है, इसमें जंग इजीली नहीं लगता। ठीक है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे 10th क्लास की, तो वहाँ पर दे रखा है कि एल्युमिनियम को ही बोला जाता है भविष्य की धातु। तो मैंने आप लोगों के सिर्फ दोनों पॉइंट लिखवा दिए, तो वहाँ मैंने जो लिखा है उस चीज़ को मैंने और यहाँ पर एलोरेट कर दिया है, तो क्यों कहा जाता है, क्यों नहीं कहा जाता है। ठीक है। एल्युमिनियम का इस्तेमाल भी देखो भविष्य में अब हर जगह आपने देखा होगा, आप आजकल जो घरों के डोर वगैरह होने लगे हैं, दरवाजे वगैरह, इनफैक्ट ऑफिस में जितना भी काम है वो सारे का सारा आप किस पे बेस्ड हो रहा है, एल्युमिनियम पे। ठीक है। तो एल्युमिनियम को ही रिप्लेस करेगा आने वाले समय में कौन, टाइटेनियम। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आशा धातु, मेटल ऑफ होप, आशा। ठीक है। तो टाइटेनियम को ही आशा धातु भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्टील हो गया, तांबा हो गया, लोहे की तुलना में अधिक उपयोगी और कुशल मानी जाती है। लेकिन हमारे जो काम का है, जो एनसीईआरटी बोलती है, वो मेटल ऑफ होप बोलती है किसको, यूरेनियम को, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा में बहुत अधिक हम ऊर्जा क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। मतलब जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, ठीक है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, उनमें ज़्यादातर हम जो इस तत्व का इस्तेमाल करते हैं तो वो किसका करते हैं, यूरेनियम का। किसके लिए करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने पढ़ा था कि पदार्थ की जो हमारे पास अवस्थाएं होती हैं वो कितनी अवस्थाएं हैं, तीन से, फिर हमने बोला था कि दो नई खोज ली गई हैं, तो अब उन दो के बारे में। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है। तो यह क्या है, यह एक आयनीकृत क्या है, गैस है, आयोनाइज्ड क्या है, गैस है। जब गैस को अत्यधिक उच्च तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो जो परमाणु एटम होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार प्लाज्मा के स्वतंत्र रूप में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन धन आवेशित आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन का क्या हो जाते हैं, मिश्रण हो जाते हैं। बस कुछ नहीं, याद रख लेना आप लोगों ने, इतना याद रख लेना कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा और कुछ नहीं, आयोनाइज्ड गैस है।
ठीक है। जब किसी गैस को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो एक एटम होगा, एटम के अंदर आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यही इलेक्ट्रॉन जो हैं अपने सेल से क्या आने लग जाते हैं, वह बाहर आने लगे। इसी चीज़ को बोल दिया गया है क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। तो यहाँ पर दे भी रखा है, यह ब्रह्मांड की सबसे क्या है, आम अवस्था है। सूर्य और तारे किसकी अवस्था में है, प्लाज्मा की अवस्था में ही है। पृथ्वी पर बिजली का गिरना जो हमारी आजकल आने लगी हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स आने लगी हैं, नियॉन संकेत, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है, ये प्लाज्मा के उदाहरण है, ठीक है। और लास्ट वन देखिए, जो पांचवी अवस्था आएगी हमारे पास, वो आएगी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, BEC, ठीक है। तो यह क्या है, यह अवस्था, इस अवस्था में, ठीक है, गैस के बोसोनिक कण, ठीक है, को अत्यंत निम्न तापमान, मतलब कुछ नहीं है, अब गैस है, गैस को लिया है, अब उसको हम क्या रख करेंगे, एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब नेगेटिव के पास ले जाएंगे। और नेगेटिव 0 डिग्री केल्विन का मतलब -273 डिग्री केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, इतना है, ठीक है। तो इतना कम टेम्परेचर, तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हाल होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस के ऊपर क्या बनेगा, क्या कंडीशन बनेगी, उसी फेज का नाम रख दिया है दरअसल में क्या, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो अब ये है, देखो वो 5 अवस्थाएं हैं सारी की सारी। तो सॉलिड में जो तापमान होगा, तापमान की स्थिति बता रखी है, तो वो क्या होती है, लो होती है, तभी बनेगी बर्फ़, ठीक है। लिक्विड में जो टेम्परेचर होगा वो क्या रहेगा, मीडियम रहेगा। गैस में टेम्परेचर क्या रहेगा, उच्च रहेगा। अब ये लास्ट वाली 2 याद रख लेना, प्लाज्मा में टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई और बोस आइंस्टाइन में जो टेम्परेचर होता है एक्सट्रीमली लो होता है, ठीक है। बस इतना ही है इस चैप्टर के बारे में, तो इसको अच्छे से करना। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। और इस चैनल को जी अपना सपोर्ट करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने का क्या करें, प्रयास करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।